इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, जो जिसका हम बेस क्या बना के रखे हैं, उसका बेस है यानी कि एम लक्ष्मीकांत। यानी एम लक्ष्मीकांत के थ्रू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कुछ बातें ऐड कर दी जाती हैं, थोड़ी बहुत बातें, लेकिन अधिकतम चीज़ें किसकी हैं, एम लक्ष्मीकांत की। भाषा बहुत क्लिष्ट है, एम लक्ष्मीकांत की, इसलिए भाषा को ही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत आसान हो सके समझने के लिए, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कर रखा क्या, चैप्टर 1। एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 जो संविधान किसी पार्ट में नहीं है, यानी संविधान की विकास यात्रा कह सकते हैं या संविधान की ऐतिहासिकता कह सकते हैं, जो संविधान का उसका एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है। हम लोग इसको कंटिन्यू किए और 1773 से लेकर के हमने किसे पढ़ डाला, 1833 तक की चर्चा हो चुकी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 को। इसे पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853, इसका अध्ययन को करना है। अब एक बात उठती कि जो चार्टर है, सबसे पहले तो जानना चाहिए कि 1793 से चार्टर जारी होने शुरू हुई। 1793 से लेकर के 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर बहुत सारे रहे, लेकिन उन चार्टरों में अगर कहा जाए अंतिम कौन हो तो अंतिम यही है। यानी चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश संसद द्वारा जारी किया गया अंतिम चार्टर है। अगर आप पढ़ते हैं क्या एम लक्ष्मीकांत की बुक को, और उसमें आप देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट 1853, तो आप पाएंगे क्या लिखा हुआ है, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह एक अंतिम अधिनियम है। यानी ये कहा जाए कि 1793 से 1853 के दौरान जारी किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमों में यह अंतिम चार्टर माना गया। और ये भी जानिए कि संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह चार्टर यानी कि अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस क्या अगर देखा जाए संवैधानिक दृष्टि से या संविधान की विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह चार्टर 1853 बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको देखना है कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इस चार्टर में क्या विशेषताएं रही हैं, उसको देखिए आप। यानी क्या किया गया, यहाँ पर विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है। अलग किया गया कैसे, आप उस लाइन को देखिए। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद से विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। क्या कह रहा है उस लाइन को देखिएगा एम लक्ष्मीकांत के, उसमें क्या है कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद से विधायी एवं प्रशासनिक कार्य का अलग किया गया। यानी जो क्या था, गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी पहले, वही क्या करती थी, प्रशासनिक विधि भी बनाती थी और क्या जो है प्रशासनिक कार्य भी करती थी और विधि का निर्माण भी करती थी। लेकिन अब क्या किया गया, गवर्नर काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको क्या कर दिया गया, उसे प्रशासनिक कार्य अलग करने के लिए जिम्मेदारी दे दी गया। प्रशासनिक कार्य अलग, और दूसरा क्या, विधि बनाने के लिए क्या कर दिया गया, विधायी कार्यों के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, विधान परिषद का। यानी विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों को किस चार्टर द्वारा किया गया, 1853 द्वारा। और विधि निर्माण की यह जिम्मेदारी किसे दी गई, विधान परिषद को दी गई। अब ये बात होती थी कि विधान परिषद को जिम्मेदारी दी गई, तो विधान परिषद का ये भी काम था, विधान परिषद जो भी विधि का निर्माण करेगी, यानी विधान परिषद द्वारा जिस भी विधि का निर्माण होगा वह एक्ट बनने के पहले उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, गवर्नर जनरल से। अगर गवर्नर जनरल की अनुमति ना हो तो वह विधि अधिनियम नहीं बन पाएगा। जैसे वर्तमान में भी यही है कि अगर संसद के दोनों सदनों ने किसी भी विधेयक को पारित कर दिया है और जब तक उस पर राष्ट्रपति का हमारे सिग्नेचर नहीं होता है, उसकी अनुमति नहीं मिलती है, तब तक वह जो है एक्ट नहीं बन पाता है, अधिनियम नहीं बन पाता है। आप इसी लक्ष्मीकांत के दूसरे उसी पैरा में देखेंगे तो क्या लिखा है, इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। उन्हें क्या कहा गया, विधान परिषद पार्षद कहा गया। यानी कि जो विधान परिषद बनी उसमें 6 अलग से सदस्यों को और ऐड कर दिया गया, और उन्हें क्या कहा जाता है, 6 सदस्यों को विधान पार्षद कहा गया। यानी विधान पार्षद मतलब जो विधान का निर्माण करता हो, पार्षद का मतलब सदस्य ही है, बस सम्मान सूचक एक शब्द है। अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद बना दी गई। क्या बनाई गई,
नई विधान परिषद बनाई गई, लक्ष्मीकांत भी लिखा है, कुछ आपको नहीं करना है। जिसे भारतीय या कह सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। जो नई विधान परिषद बनाई गई उसे ही क्या कहा गया है, केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी संबोधित किया गया है, ऐसा भी कहा गया। उसी में आप देखते हैं कि परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह काम करना शुरू कर दिया। यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी ये वास्तव में कैसे काम करती थी, जैसे कि संसद काम करती थी वैसे काम करती थी। यानी ब्रिटिश संसद भारत के में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिनियम बनाती थी, चार्टर बनाती थी। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश संसद तो लंदन में थी, लेकिन अब भारत में एक छोटी सी संसद बन गई। उस छोटी संसद को हम क्या कहेंगे, नए विधान परिषद भी कहते थे लोग और केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। छोटी संसद की तरह कार्य किया, जिसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। आप ये समझिएगा मेरी बात, इस केंद्रीय विधान परिषद में सारी प्रक्रियाएं नियम वैसे होते थे, कैसे विधेयक पेश किया करेगा, कैसे चर्चा पर चर्चा होगी, सेम सारी प्रक्रिया कहाँ से थी, ब्रिटिश संसद में जैसे प्रक्रिया होती थी वैसे ही यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इस प्रकार ये कहा जाए तो विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाने लगा। इसके लिए मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत पड़ती थी। यानी अब विधि का निर्माण करने के लिए विधान परिषद आया, उसके सदस्यों को क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया, है ना। कहीं कहा जाता है इसमें सदस्यों की संख्या 12 थी और कहीं कहा जाता है 6 थी। अब दूसरी बात और क्या है कि ये लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पैरा है उसमें क्या कहा गया कि हाँ एक चीज और है, हाँ पहले देख लीजिए आप क्या कि कर्मचारियों के चयन के लिए क्या किया गया था। जो कर्मचारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या स्थानीय कर्मचारियों को चयन करवाना था, तो कर्मचारियों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया कि बिना प्रतियोगी परीक्षा किसी का चयन नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था आरंभ किया गया। विशिष्ट सिविल सेवा या भारतीय नागरिक सेवा, यानी से क्या है जो आप देखते हैं इस समय IAS IPS है, यानी 2 टाइप के होते, विशिष्ट सिविल सेवा और भारतीय नागरिक। नागरिक यानी एक सामान्य प्रशासक था, एक विशेष प्रशासक था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उसके लिए जो परीक्षा का आयोजन किया गया, अब वह कहा जाए कि भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। यानी जो भारतीय हैं वह भी क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा का हिस्सा बन सकते हैं और कह सकते हैं सिविल सेवक बन सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट बन सकते हैं। यह प्रतियोगिता की शुरुआत भारतीयों के लिए भी भारतीय नागरिक इसका हिस्सा बने, इसके लिए चार्टर 1853 में ऐसा प्रावधान किया गया था। और यही आप बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए व्यवस्था दी गई, उनको भी शामिल किया गया। ये कहा गया कि इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का भी गठन किया गया और मैकाले को नियुक्त किया गया। कब? 1854 में। अब दूसरी बात क्या, जो आपकी तीसरी बात उसमें लक्ष्मीकांत में क्या, कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे क्या किया गया, उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका विस्तार किया गया। यानी विस्तार करने का यहाँ क्या मतलब है, भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। यानी विस्तार का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में जितना भी क्षेत्र था किसके अधीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब उस पर यह कहा जाए कि राजशाही माना गया कि ये किसके कब्जे में है, राजशाही यानी कि ब्रिटिश सम्राट कब्जे में है। इस बात को विश्वास दिलाया गया। अगर इसके पूर्व की बातें किया जाए तो ये निश्चित नहीं किया गया था कि हाँ सारी जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है वास्तव में किसके अधीन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन। लेकिन यहाँ पर इस बात का संकेत मिलेगा कि यह बहुत दिनों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का स्वामी नहीं रहेगी। बहुत जल्द ही जो है ब्रिटिश सम्राट भारत पर शासन करेगा, जिसकी आहट 1853 के चार्टर में दिखी और इसकी पूर्णता हुई कब, भारतीय शासन अधिनियम 1858 में, जहां पर पूरी तरह ब्रिटिश सम्राट का ही शासन कहाँ होगा, भारत के यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर। अब ये कहा जाएगा क्या, इसकी चौथी बात जो 1853 में है, जो कि लक्ष्मीकांत की ही बात चल रही है। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में
स्थानीय यानी कह सकते हैं जो केंद्रीय विधान परिषद बनी है, इसमें पहली बार क्या किया गया है, पहली बार स्थानीय लोगों को शामिल करने की बात की गई, यानी स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यानी कह सकते हैं किस चार्टर द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, तो आप बताएंगे क्या, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। यानी कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को चुना गया। वो जो 6 नए सदस्य आए उस परिषद में, तो 6 नए सदस्य की अगर बात किया जाए तो 6 नए सदस्य कई प्रांतों से आए, जैसे कि बंगाल, मद्रास, बम्बई। कहाँ से आए, बंगाल, मद्रास और क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और आप देखेंगे तो आगरा, यानी आगरा से भी आए थे। यानी इन जगहों से ये चुने गए थे 6 नए सदस्य। यानी कह सकते हैं कि जो एम लक्ष्मीकांत में चार्टर 1853 की विशेषताओं में अंतिम लाइन है, चौथी लाइन है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक बात कहा गया कि पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से किया गया। इतनी ही बात कहाँ है, 1853 के चार्टर में है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं आपसे, तो चार्टर 1600 से लेकर के 1853 तक की जो बातें आपसे की गई हैं, यहाँ तक क्या है कि शासन किसका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। यानी हमने कहा था कि भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है, इसे आप 2 भागों में बांट कर ही पढ़ने वाले हैं। यानी संविधान की ऐतिहासिकता या संविधान की विकास यात्रा या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो भी बात कर रहे हैं एक ही बात है, एक ही चैप्टर है, बस उनको नाम अलग अलग दे दिया जा रहा है। इस पर अब देखा जाए तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिकता या कह सकते हैं क्या कि उसके स्रोत जो रहे हैं, उन स्रोतों को हम 2 भागों में बांट कर ही उनका अध्ययन करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम इसकी बात आपसे कर चुके हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि अब ऐसे यहीं से 1853 से ही अगर कहा जाए तो क्या हो सकता है, यानी हमने कहा अंतिम है। यानी इसे हम यानी संविधान की ऐतिहासिक यात्रा को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियमों का निर्माण, ये कह सकते हैं। या अधिनियम ना कह के आप क्या कहेंगे, चार्टरों आवलिक नियमों का निर्माण। फिर क्या कहेंगे आप, ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत में विधि विकास का क्रम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जब ब्रिटिश सम्राट का शासन शुरू होगा, कहाँ, भारत पे शुरू होगा, कब, 1858 से लेकर के 1947 तक में जितने भी अधिनियम आएंगे वह ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत में विधि विकास के समय के होंगे। यानी कह सकते हैं ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भारत के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए और भारत को पर शासन करने के लिए अधिनियमों और नियमों का क्या किया गया है, विकास किया गया। यानी बहुत सारे अधिनियम उसने पारित किया है। यानी 18 सभी कहा गया कि चार्टर एक्टों में अंतिम चार्टर 1853 है। इसके बाद चार्टर नहीं होंगे, इसके बाद क्या होंगे, अधिनियम होंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इस पर आप नहीं कुछ बोल रहे हैं कि चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर होता है, चार्टर क्या है और अधिनियम क्या है। आप समझिएगा, चार्टर एक राजलेख है। राजलेख का मतलब क्या होता है, किसी राजा के द्वारा जारी किया गया राजपत्र, जो उसने कह दिया वही डन हो गया। अब एक्ट की बात जब की जाती है, एक्ट या अधिनियम की बात किया जाए तो ये राजा के द्वारा नहीं जारी किया जाता है,
ये सभा होती है। सभा कैसी हो सकती है? जिसे विधानसभा जैसे है, या कोई विधायिका बनाई गई हो जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, नियम बनाए जा रहे हैं, और उन नियमों को अंतिम रूप से नियंत्रित करने वाला राष्ट्रपति हो या गवर्नर जनरल हो, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के समय था, है ना, उसके द्वारा उसे अनुमति दी जाए, सर्टिफाई किया जाए, तब जा कर के एक्ट का स्वरूप लेता है। इस पर एक विस्तृत चर्चा हम आप करने वाले हैं, चार्टर और किसके मध्य में अंतर एक्ट, क्योंकि ये जब चार्टर समाप्त होता है तभी जानना जरूरी होता है कि चार्टर एक्ट के मध्य क्या डिफरेंट है। इस पर जब हम शुरू करेंगे किसे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में विधि विकास का क्रम, तो उस समय यानी संविधान विधि विकास का क्रम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको चार्टर एक्ट के बारे में ही बताएंगे, दोनों के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद ही 1858 की शुरुआत होगी, यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो 1858 से लेकर 1947 तक होने वाला है। और 1858 से 1947 तक देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण है वो 1858 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, शासन अधिनियम। इसके अलावा कौन सा आपका है, 1861 आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 1852 भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप 1909 सीधे पढ़ेंगे। 1909 जब भी पढ़ेंगे तो आप जोड़ेंगे किसको, 1919 को जोड़ेंगे, यानी किसे जोड़ेंगे, 1919 को कनेक्ट करके ही किसे पढ़ेंगे, 1909 को पढ़ेंगे। 1909 1919 के बाद जो आप अध्ययन करने वाले हैं वो कनेक्ट पढ़ेंगे किसे, 1935 का अध्ययन करेंगे आप। 1935 अधिनियम यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 पढ़ने के बाद ये कहा जाए तो फिर समापन किसका हो जाता है, विधि विकास का समापन होता है। 1935 की बहुत सारी बातें, अगर मैं कहूँ 60% बातें भारतीय संविधान में हूबहू कॉपी करके पेस्ट कर दी गई हैं तो गलत नहीं होगा। यानी भारतीय शासन नियम 1935 का 60% प्रोविज़न भारतीय संविधान में कॉपी किए करके वहाँ से ला करके भारतीय संविधान सभा ने इस भारतीय संविधान में पेस्ट कर दिया है। तो ये बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और बखूबी बहुत अच्छे देखेंगे। इसके पहले का जो भी चार्टर के बारे में चर्चा हमारी आपसे हो चुकी है उसमें मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए और लक्ष्मीकांत को रख करके अपने सामने, और उसके बाद पढ़ते हुए और वीडियोज़ को देखते, लेक्चर को देखते रहिए, तो आपको आसानी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आपको सारी बातें अच्छी लगती, समझ में आती हैं तो बेशक आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। एम लक्ष्मीकांत तो ऐसे देखा जाए तो लोग संविधान विकास यात्रा को छोड़ते हैं, यानी इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाता है, लोग इसको पढ़ाते ही नहीं हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का लास्ट चैप्टर है, इसलिए लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ रहे हैं, इसको आप वहाँ जान लीजिए। इसको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर भी टफ है, इसमें गलतियाँ भी कहाँ हैं, आपके एम लक्ष्मीकांत में भी गलतियाँ हैं, उन गलतियों को सुधार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब गलतियाँ आपको मिलने वाली है कहाँ, 1858 से लेकर के 1935 तक की जो कहानी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके, जैसे नेक्स्ट हमारा क्या है 1858 है, फिर 1909 और आपका 1858, फिर उसके बाद 1892 1861 दोनों को रखा जाएगा एक साथ। इसके बाद 1909 1919 एक सेगमेंट में होंगे और 1935 अकेला होगा। फिर हम कहाँ एंट्री लेंगे, संविधान निर्माण सभा में। तो आपको अच्छा लगे तो सुझाव दीजिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।